लोग ढोंगी लोग हैं, इनसे को रोजगार चालू करिए, विकास चालू करिए। आप जो है किसानों को देखिए, नौजवानों को देखिए, नौकरी देखिए, नौकरी चालू करिए। नौकरी कहाँ है? नौकरी कहीं दी है योगी सरकार या मोदी सरकार ने? योगी और मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं, योगी और मोदी सरकार। ये बीजेपी के पास में इस तरीके से नफरत के बाजार उन्होंने गर्म कर दिया था, आज जनता सब समझ चुकी है। कानून की रक्षक हमारी बहन, उसके साथ रेप हो गया, तो बताओ मेरी पत्रकार बहनों, आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? ये सुरक्षा की कड़ी है, ये सुरक्षा की पीठ को दबाना है। ये सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई सरकार है। सर, पीडीए अखिलेश यादव की तरफ से शुरू किया गया, अब पीडीए बीजेपी की तरफ से भी शुरू किया जा रहा है। ये लोग ढोंगी लोग हैं। ये देखो अभी क्या चालू कर दें, अभी तो पीडीए चालू करा है। इनसे को रोजगार चालू करिए, विकास चालू करिए। आप जो है किसानों को देखिए, नौजवानों को देखिए, नौकरी देखिए, नौकरी चालू करिए। नौकरी कहाँ है? कहाँ है नौकरी? 2014 से लेके 24 हो गई, उधर 2017 से लेके 24 हो गई। नौकरी कहीं दी है योगी सरकार या मोदी सरकार ने? योगी और मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं, योगी और मोदी सरकार। योगी और मोदी सरकार है, योगी और मोदी तो योगी और मोदी सरकार को लोग वापस क्यों ला रहे हैं? आप कह रहे हैं ना नौकरी है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है, फिर भी वापिस लोग नहीं ला रहे हैं, वापस वो खुद आ रहे हैं बेईमानी करके, झूठे झूठे धोखेबाजी करके, झूठ बोलकर आ रहे हैं वापसी। 15 लाख का वादा कर कर, नौकरियों का वादा कर कर, किसानों को रोजगार देने का वादा कर कर, ये बीजेपी खुद वापसी अपने आप से आ रही है। किसान नौजवान नहीं ला रहा है, वोटर नहीं ला रहा है। कहीं आप देखिए जहाँ वोट पड़ते हैं 500 वोट, निकलते हैं वहां पे 650 वोट। ये कहाँ से आते हैं वोट? मशीनें किसकी हैं? चुनाव कमीशन किसका है? चुनाव आयोग किसका है? हैं? अभी उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें पीडीए बनाम पीडीए की जो राजनीति शुरू हुई है, इसको आपको क्या लगता है, क्या असर देखने को मिलेगा? अभी ये देख लीजिए आप, मिल्कीपुर में अयोध्या की सीट, वहां पे क्यों ये डर गए? क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं? घबरा गए ना, क्योंकि हम तो लोकसभा भी हार गए, विधायकी भी हार जाएंगे। रामलला का मंदिर बनाया था, रामलला का मंदिर बनाया, इतने बड़े भगवान हो गए मोदी जी, जो उंगली पकड़ के भगवान को अंदर ले जाएंगे। भगवान ने सृष्टि बनाई, हमें बनाया, आपको बनाया, सबको बनाया, तो ये भगवान से भी बड़े हो गए जो भगवान को उंगली पकड़ के अंदर ले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी ने अभी तक नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो कांग्रेस को सपा है उसने अपने नामों की घोषणा कर दी। कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि हमें 5 सीटें चाहिए, लेकिन जो सपा है वो केवल 2 सीटें दे रही है, जिस पर वो लड़ने से भी इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं इन सीटों पर लड़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर हारना और जीतना एक बराबर हो जाएगा। देखिए, जिसकी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। कांग्रेस और हम इंडिया गठबंधन में सब लोग हैं, और उत्तर प्रदेश में आप भी जानती हैं और यहाँ तक जानती हैं कि हम बूथ से लेके जोन, सेक्टर, परिषद सभी हमारी टीम है। कांग्रेस के पास इतनी नहीं है। कांग्रेस जो भी सीटें लाई है वो हमारे गठबंधन के साथ आने के बाद लाई है, और जितने में उनको सहमत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस के राहुल गांधी जी जो तय कर लेंगे, उसके बाद ही इस पे डिसीजन ले सकते हैं। इस पे हम लोग कोई कमेंट्स नहीं कर सकते। सर, देखा जाए तो जैसे हरियाणा चुनाव खत्म हुआ, तुरंत सपा की तरफ से सीटों के लिए ना प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई। इंतजार नहीं किया गया कि एक बार वापस से वार्ता की जाए, जिस तरह से मांग चल रही थी कांग्रेस की तरफ से। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मालूम था ना जो हम कहेंगे, और जो राहुल गांधी जी से उनसे बात हो चुकी थी, अंदर अंदर बात हो चुकी है, उसी के आधार पे उन्होंने किया है, उन्होंने हटके नहीं किया है। और देखिए आप जो वो सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देने की बात कर रहे हैं, वो राहुल जी से बात तय हो जाएगी और उनको सीट दे दी जाएगी। लेकिन लगातार ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस है अभी भी 5 सीटों पर अड़ी हुई है। आज भी अजय राय जी की तरफ से बयान आया कि हमने 5 सीटों का प्रस्ताव भेजा है, और अगर हमें वो 5 सीटें नहीं मिलती है तो फिर हम अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राहुल गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता हैं, वो उनका जैसा आदेश होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा क्यों नहीं की? देखिए, बीजेपी के पास में इस तरीके से नफरत के बाजार उन्होंने गर्म कर दिया था, आज जनता सब समझ चुकी है, और उसमें आप लोगों का भी बहुत सहयोग है। और हम आप लोगों को इस बात की शुभकामनाएं देते हैं कि बहराइच हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश में कहीं भी अभी तक जो कुछ होता रहा, वो सब के सब यही कराते रहे। अब जनता जान चुकी है, हमको बैकवर्ड में लड़ाते रहे, हमको हाई कास्ट में लड़ाते रहे, हमको मुसलमान हिंदू में लड़ाते रहे। अब हम सब जान चुके हैं कि हम अब लड़ाने की राजनीति में नहीं जाएंगे, देश तरक्की करे। हमारा कंपैरिजन चीन से है, ना कि कंपैरिजन हमारा पाकिस्तान से है। हमारा बच्चा अगर आईएएस बनता है तो आपका पंडित जी का बच्चा डॉक्टर बने, एमबीबीएस बने। ये नहीं है कि हमने एक हरा झंडा रख लिया और एक में भगवा झंडा रख लिया।
और हक्के और सड़कों पे उतर गए। धर्म अब इस तरीके से नहीं, अब जो भी वोट देगा वो विकास के नाम पे देगा, नौकरी के नाम पे देगा, मोहब्बत और भाईचारे के नाम। बहराइच हिंसा को लेकर क्या कुछ कहना है आपका, क्योंकि जो भाजपा के जो नेता हैं उनकी तरफ से ही अपने लोगों पर पहले एफआईआर कराई गई और अभी वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि उसमें केवल एक ही व्यक्ति है जो कार्यकर्ता है और यहाँ पर एक पर्सनल हमला था दंगाइयों की तरफ से, वो लोग शराब के नशे में थे। ये वो अपनी बात को छुपाने के लिए ये बोल रहे हैं। हकीकत तो ये है कि इन्होंने षड्यंत्र रचा, ये दंगा कराने की राजनीति करते हैं, ये दंगा ही कराते हैं। ये दंगा इसलिए कराना चाहते थे कि हमारी जो सीटें ये निकल जाएं और हमारी जो नाकामी वो छुप जाए, कि उन्होंने विकास कुछ किया नहीं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते नहीं है। सिर्फ एक इनकी पहले से ही रही कि विभाजन करो, आपस में लड़ाओ, इतनी नफरत पैदा कर दो कि हम जीत जाएं, हम चुनाव जीत जाएं। ये नफरत की राजनीति हमेशा करते आए हैं। इन्होंने इनका उठा के इतिहास देख लीजिए, इन्होंने जब भी बात की तो नफरत वाली बात की, कभी एकजुटता भाईचारे की बात नहीं करते हैं। इसलिए ये दंगा भड़काने वाले बहराइच में देखिए सामने आ गया, उनके विधायक ने ही 9 लोगों के नाम रिपोर्ट लिखा दी। भाजपा युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष उसमें है, वो ईंटें चलवा रहा है, वो गोली चलवा रहा है और ये नाकामी छुपा रहे हैं। कहाँ है योगी जी? योगी जी तो दंगा न कराने की बड़ी बाहें फाड़ते थे, आज उनके ही पार्टी के, क्यों कि ये योगी जी पहले भी दंगा करवाते थे, तो आखिर वो अपना छुपाने के लिए ही काम कर रहे हैं, उनका काम ही है दंगा। इसी तरीके से रहा और योगी जी उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से चुनाव हार गए तो योगी जी की सीट बचना भी बहुत मुश्किल होगा। अब दिल्ली नहीं चाहता है, क्योंकि गुजरात मॉडल नहीं चाहता है यूपी के इस मॉडल को, तो सारी लड़ाई यही है मैडम कि अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश की, लखनऊ और दिल्ली के बीच की लड़ाई। सर इस बार बसपा जो है वो भी पूरी जोर शोर से लगी हुई तैयारियों में, बाई इलेक्शन में भी वो उतर चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या इसका कोई असर देखने को मिल सकता है? कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। बसपा क्या है, बसपा से क्या मुकाबला, हमारा कोई मुकाबला नहीं बसपा से। वोटर को भी मालूम है ये बसपा भी उनका ही काम करती है, ये पीछे रहते हैं, पीछे बसपा भी उनका ही काम करती है। सर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी लगातार दावे कर रहे हैं कि प्रदेश में सरकार के गठन होने के बाद से प्रदेश जो है वो एक नई सौहार्दपूर्ण और नए युग की तरफ बढ़ चुका है, यहाँ पर सुख शांति समृद्धि है प्रदेश में। कोरा बकवास है, कोरा बकवास है। न यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आप ये जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे समझ से जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे बच्चियां हैं जिनके भी घरों में हैं, वो खुद कार्यकर्ता बन गए हैं सपा के। खुद बच्चे कह रहे हैं कि नहीं नहीं अब भाजपा नहीं, अब केवल सपा। अब केवल सपा, सपा किन मुद्दों को लेकर उपचुनाव में उतर रही है? सपा पीडीओ को लेके चुनाव में उतर रही है, सपा विकास को लेके चुनाव में उतर रही है, सपा रोजगार को लेकर चुनाव में उतर रही है, सपा नौजवान को लेकर चुनाव में उतर रही है। नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बहुत ज्यादा बवाल अभी मचा था पिछले दिनों में, उसको लेकर क्या कुछ मानना है आप लोगों का? चाहते हैं कि ऐसा हो, ऐसा होने से जो देश का खर्चा है, जो बजट है, जो हमारे ऊपर आता है, आम जनता के ऊपर आता है, इसके लिए इट इज और बेटर। अगर ये होना चाहिए, असर ये हो जाए तो हमारी समझ से हमारे शिक्षा, चिकित्सा, तमाम चीजें सुधर जाएंगी, इन्हीं पैसों सुधर जाएंगी। जो इलेक्शन बार बार होते हैं, अतिरिक्त खर्च आता है, तो अब हम क्या कहें कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से युवाओं को लेकर के दावे तो सरकार कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दावे तो कर रही है, लेकिन जिस तरह के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं उसको लेकर क्या? देखिए, ना तो महिला सुरक्षित है। आप इससे पहले हाथरस केस को याद कर लीजिए कि रात में महिला को सबको जला दिया जाता है और वहीं पे राम गोपाल मिश्रा का सब लेकर 5 किलोमीटर यात्रा करवाई जाती है। तो आप समझिए कौन सुरक्षित है, क्या प्रदेश कहाँ जा रहा है? तो कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। ये अपने षड्यंत्र के लिए, अपने मुनाफे के लिए, अपने को बढ़ाने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं और ना ही ये प्रदेश को कहीं तरक्की की नजर पे ले जाना चाहते हैं। करवा चौथ मनाने हमारी एक हेड कांस्टेबल बहन अयोध्या से कानपुर जा रही थी, उसके अकेले का फायदा उठाते हुए यही अमित शाह बयान देते हैं कि आज हमारी माताएं बहन बेटियां अकेली चलें दिन रात में तो उन्हें कोई सताने वाला नहीं है। उस हमारी महिला हेड कांस्टेबल बहन के साथ आरोपियों ने रेप कर दिया। ये महिला सशक्तिकरण का नारा देते हैं, ये निंदनीय नहीं है क्या? आप जब एक कानून की रक्षक हमारी बहन उसके साथ रेप हो गया तो बताओ मेरी पत्रकार बहनों, आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? ये सुरक्षा की कड़ी है, ये सुरक्षा की पीठ थपथपाना है। ये सरकार
कानून व्यवस्था के नाम पर सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई सरकार निकली। और आज ही जवाब आया पूर्व डीजीपी का कि पुलिस प्रशासन के लोग दबाव में काम कर रहे हैं सरकार के लोगों के। पुलिस प्रशासन के लोग इस दबाव में हैं, डर में हैं कि अगर वो दंगाइयों पर, अपराधियों पर कार्रवाई करते हैं तो वो सस्पेंड हो सकते हैं, उनकी नौकरी जा सकती है। ये चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये चिंता का विषय है। लेकिन इस देश के संविधान को सबसे बड़ा गहरा विषय है संविधान को बचाने का, कि लगातार संविधान की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये चिंता का विषय नहीं। हम पिछड़े, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, बेसहारा, बेगुनाह लोगों की आवाज है संविधान। कितने लोगों की रक्षा करता है संविधान। उसी संविधान की भाजपा धज्जियां उड़ा रही है। उसी संविधान को इनके अयोध्या के सांसद कहा करते थे कि 400 जीतेंगे तो संविधान को आराम से खत्म कर लेंगे। लेकिन हमारे अयोध्या वासियों ने उस संविधान को खत्म करने वाले, बयान देने वाले को खत्म कर दिया अयोध्या से। इसलिए मेरी बहन, ये सरकार वादा कुछ भी करे, ये सरकार ये भी कहती है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हम अपने पश्चिम से, शामली से शुरू करेंगे। और जहाँ का मैं बदायूं का रहने वाला हूँ, उस बदायूं शहर की सड़कें खराब हैं। गड्ढे, ऐसे गड्ढे हैं कि 100 मीटर का काम है, पैसा निकालते हैं 500 मीटर का इनके नेता, लेकिन काम 100 मीटर भी पूर्ण नहीं कराते हैं। पहली भ्रष्टाचारी सरकार, सबसे दुष्ट सरकार। और माफिया, और ये माफियाओं की बात करते हैं, माफिया खत्म करने की। बड़े बड़े अच्छे माफिया पाले, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छे माफिया। लहर चल पड़ी है बदलाव की। अरे लहर है पीडीए के मसीहा, हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव की। वो पीडीए का मसीहा जो सैफई में जन्मा था सन 1976 में, श्रद्धेय धरती पुत्र नेताजी यादव के परिवार में। उनका बेटा जिसने 2024 के चुनाव से पहले पीडीए की रणनीति का एक नारा दिया कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और पीडीए परिवार जाग गया, और पीडीए के लोग जाग गए। पीडीए के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ गए, और उसका नतीजा ये निकला कि समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत गई। अगर बेईमानी ना होती हमारी कई सीटों पर, तो कम से कम हमारी पार्टी 42-44 सीटें आराम से जीतती, जिनमें हमारी अलीगढ़ की सीट पे बेईमानी हो गई, हमारी फर्रुखाबाद की सीट पे बेईमानी हो गई, हमारी फूलपुर की सीट पे बेईमानी हो गई, हमारी मेरठ की सीट पे बेईमानी हो गई, और हमारी बांसगांव की सीट पे बेईमानी हो गई। अगर हमारी इन सीटों पे बेईमानी ना हुई होती तो कम से कम हमारी समाजवादी पार्टी 44-45 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीती होती। 9 सीटों पर उपचुनाव है, कितनी सीटें आप जीत रहे हैं? इसमें तो भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कि खाता खुलना भी मुश्किल है। और देखो, हमारे अयोध्या के सम्राट राजा अवधेश पासी और पीडीए के मसीहा उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव की जोड़ी से डरी हुई भाजपा ने मिल्कीपुर में चुनाव आयोग से मिलकर के वहां के चुनाव की डेट नहीं लगवाई। अन्य 9 विधानसभाओं के चुनाव होंगे, लेकिन मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा। ये हार का डर दिखा रहा है। ये आपको क्या लगता है कि हर बार जब भी चुनाव होते हैं और सपा या कांग्रेस की सीटें कम आती तो ईवीएम पर सवाल उठते हैं, अगर इस बार आप हारते तो क्या ईवीएम पर सवाल उठेगा? देखिए, एक कहावत है कि बाई इलेक्शन सत्ता का होता है, लेकिन पीडीए परिवार के लोग इतने जाग चुके हैं, इतने समझ चुके हैं कि इस बार इतना वोट पड़ेगा कि वो फर्जी वोट डालेंगे, उससे अधिक भी वोट पड़ेगा, और समाजवादी पार्टी के 9 के 9 प्रत्याशी बाई इलेक्शन में जीतेंगे। से पूर्व मुख्यमंत्री, इनके मैं पिताजी से स्टार्ट करता हूँ, जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे। आपको याद होगा कैसे इन्होंने हिंदुओं के ऊपर अयोध्या के अंदर निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलवाने का काम किया। इनसे पहले इनके बेटे अखिलेश यादव जी ने कहा हिंदू से मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाता है। आज इन्होंने हिंदू समाज के महंतों को कहने का काम कर दिया, मठाधीशों को माफियाओं से जोड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश का जनमानस इनको माफ नहीं करेगा, और 2027 में मैडम नोट कर लीजिए, इनकी विदाई ऐसी होगी 2032 तक इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और आपको याद होगा जैसे अभी राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को फिर से कहने का काम किया था, ये पूरा का पूरा गठबंधन हिंदू विरोधी है। मैम, अखिलेश यादव एक वैसे नेता हो गए हैं, भाजपा से प्रतिस्पर्धा के मामले में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वो यहाँ तक ही कह चुके हैं कि माफिया और मठाधीश दोनों बराबर होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो ऐसे दूसरे धर्मों के बारे में क्यों नहीं कह देते। अखिलेश यादव को जानना चाहिए और मानना चाहिए कि उन्होंने कितनी बड़ी हिंदुओं के प्रति गलत बात कही है। एक ही तराजू में मठाधीश और माफिया को तौल दिया, जिनके की यहाँ मठाधीश की तुलना अलग है। हम लोग के मठाधीश पूजनीय होते हैं, हम लोग मठ को अलग मानते हैं और माफिया को अलग मानते हैं।
नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अखिलेश यादव की तरफ से जो बयान सामने आया है, इसको लेकर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से काफी गर्मा गई है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि मठाधीश ही माफिया हैं। इस बयान को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में, बीजेपी पार्टी में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके विरोध करते हुए आज बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से एक रैली निकाली गई है और साथ ही यहाँ पर अखिलेश यादव का पुतला भी फूटने का कार्यक्रम किया गया है। ये पूरा जो कार्यक्रम है ये प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु दत्त द्विवेदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो तमाम युवा हैं ये काफी आक्रोशित हैं और लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि अखिलेश यादव के हाथ जो है वो माफियाओं के साथ है, वो हमेशा से माफियाओं का समर्थन करते हैं। और जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है ये न सिर्फ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है, उनका अपमान करता है, बल्कि देश के जितने भी हिंदू संगठन है उनका अपमान करता है, हिंदू धर्म को मानने वालों का अपमान करता है, साथ ही जितने भी मंदिर के मठाधीश है ये उनका अपमान करता है। भैया हटो, हमको भी हटाइए, हमको भी बीजेपी की तमाम कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर निकल चुके हैं हजरतगंज की तरफ और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव पोस्ट पे आओ, अखिलेश यादव मुर्दाबाद। और हम देख पाएंगे कि यहाँ पर बीजेपी युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष है सुधांशु द्विवेदी जी, और जानेंगे कि ये जो प्रदेश यहाँ पर भी प्रदर्शन किया गया है इसको लेकर के क्या कुछ कहना है इनका, और जिस तरह से अखिलेश यादव ने मठाधीश और माफिया जैसा जो बयान दिया है इसको लेकर के इनका क्या कुछ कहना है ये जानना। अखिलेश यादव ने जो हिंदू धर्म का अपमान किया है, जो उन्होंने टिप्पणी करी है, मैं बार बार कह रहा हूं अखिलेश यादव को दिक्कत थी तो एक मुख्यमंत्री के रूप में वो पूज्य योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उनको मुख्यमंत्री के रूप में नहीं एक पीठाधीश्वर के रूप में टिप्पणी करी है। जानबूझकर सनातन धर्म के संतों का अपमान किया है। और यह घटना नहीं, राहुल गांधी भी अभी हिंदुओं को हिंसक कह रहे थे। मैं अखिलेश यादव को चुनौती देता हूं, इंडिया गठबंधन को चुनौती देता हूं कि अगर उनकी हिम्मत है तो इस दुनिया में जो धर्म के लोग सबसे ज्यादा आतंकवादी आपराधिक घटनाएं करते हैं उनके धर्मगुरुओं के बारे में टिप्पणी करके दिखाएं, उस धर्म के लोग उनकी हैसियत बताने काम कर देंगे। कहा है कि जिनको मारो जूता चार नारा दिया था उनका पुतला ये लोग आज तक नहीं फूट पाए, मेरा पुतला फूटना चले। जी भाई, आज की तारीख में अखिलेश यादव ने बयान दिया ना, और किस बात पर दिया? इससे यह भी तो सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध है उसके पीछे सफेद पोस्ट लोग कौन है। मुख्तार अतीक जैसे जो माफिया उनके सफाई के पीछे किसके पेट में दर्द हो रहा है, इससे यह भी सिद्ध हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश की आम जनता को लूटने का काम, अपराध करने का काम किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया है। बोले कि जो मठाधीश शब्द है गूगल पर सर्च करेंगे पता चल जाएगा मठाधीश का मतलब क्या होता है। अखिलेश यादव ने जो कहा है वो जनता जान गई है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी जनता। अखिलेश यादव तो जैसा कि आपने देखा अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जिनका कहना है कि अखिलेश यादव जो है वो मूर्ख है, उनका दिमाग जो है पूरी तरीके से भ्रमित हो चुका है। जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है वो आपत्तिजनक है। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते वो सीधे तौर पर चाहते तो योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मठाधीशों के अपमान किया है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और आप यहाँ पर मेरे पीछे देख पाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अखिलेश यादव का पुतला भी फूका गया है। जितने भी बीजेपी युवा मोर्चा के जितने कार्यकर्ता थे उनके द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये पुतला फूकने का कार्य किया गया है। से पूर्व मुख्यमंत्री, इनके मैं पिताजी से स्टार्ट करता हूं, जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे। आपको याद होगा
कैसे इन्होंने हिंदुओं के ऊपर अयोध्या के अंदर निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलवाने का काम किया। इनसे पहले इनके बेटे अखिलेश यादव जी ने कहा हिंदू सिर्फ मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाता है। आज इन्होंने हिंदू समाज में महंतों को कहने का काम कर दिया, मठाधीशों को माफियाओं से जोड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश का जनमानस इनको माफ नहीं करेगा और 2027 में मैडम नोट कर लीजिए, इनकी विदाई ऐसी होगी 2032 तक इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और आपको याद होगा जैसे अभी राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को फिर से कहने का काम किया था, ये पूरा का पूरा गठबंधन हिंदू विरोधी है मैम। और उत्तर प्रदेश की जनता क्या मांग करते हैं कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके की टिप्पणी की उसको लेकर क्या मांग करते हैं? अखिलेश यादव जी पूरे हिंदू समाज से और खास तौर से हिंदू समाज के जो जितने भी महंत और ब्रह्महंत लोग हैं उनसे माफी मांगने का काम करे, वरना उत्तर प्रदेश का जनमानस उनको माफ नहीं करेगा मैम। के बयान अखिलेश यादव की तरफ से आए हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? अखिलेश यादव, देखिए अखिलेश यादव एक वैसे नेता हो गए हैं, भाजपा से प्रतिस्पर्धा के मामले में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वो यहाँ तक ही कह चुके हैं कि माफिया और मठाधीश दोनों बराबर होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो ऐसे दूसरे धर्मों के बारे में क्यों नहीं कह देते। यहाँ तक कि मुस्लिम तो छोड़िए, वो क्रिश्चियनिटी के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। जबकि जो आर्थिक रूप से जमीन के मामले में देखा जाए तो वक्फ बोर्ड से ज्यादा जमीन क्रिश्चियंस के पास है और उसके पास वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड के मामले पर वो ऐसे बयान क्यों नहीं देते हैं? लगता है कि अखिलेश यादव हिंदुओं को टारगेट करते हैं, हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, लेकिन इस्लाम को टारगेट करने से या कुछ भी कहने से डरते हैं। एक विशेष समुदाय के वोट को लेकर अखिलेश यादव इतने अंधे हो चुके हैं कि वो अपने स्वयं जिस जाति की जातिगत राजनीति करते हैं उस जाति का हित छोड़ के, उस वंश के वासुदेव श्री कृष्ण को छोड़ करके वो दूसरे उनको मिटाने वालों के ऊपर जो उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं उनका साथ देते हैं। मैं चाहता हूं कि वो समाज में आके जिस तरह के बयान दिए हैं उसके लिए सार्वजनिक रूप से अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए और क्षमा मांगना चाहिए समस्त हिंदू समाज। हम लोग का गुस्सा आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से युवा मोर्चा पूरे संगठन किस प्रकार से लग करके यहाँ प्रदर्शन कर रहा है, और ये अखिलेश यादव को जानना चाहिए और मानना चाहिए कि उन्होंने कितनी बड़ी हिंदुओं के प्रति गलत बात कही है। एक ही तराजू में मठाधीश और माफिया को तौल दिया, जिनके की यहाँ मठाधीश की तुलना अलग है। हम लोग के मठाधीश पूजनीय होते हैं, हम लोग मठ को अलग मानते हैं और माफिया को अलग मानते हैं। 2027 में इनको पता चल जाएगा कि जनता मठ के साथ है कि माफिया के साथ है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, भाई मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री कोई भी अपना बहस कर सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ करोगे, मठाधीशों के खिलाफ करोगे तो भैया ये सब अन्याय नहीं सहेगा, ये पूरा हिंदुस्तान नहीं सह पाएगा। पूरे हिंदुस्तान की सनातन की पूरी ये एक निंदाजनक, मैं आपको निंदा प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने बयानबाजी करी है इनको अपने बयान वापस लेने चाहिए और पूरे हिंदुस्तान से और पूरी जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव जी हिंदू है कि मुसलमान बार बार हिंदुओं का अपमान क्यों कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। राहुल गांधी जी भी अपमान क्या करते हैं, क्यों करते हैं हिंदुओं का अपमान? ये लोग केवल वोट बैंक के चलते सारा काम कर रहे हैं। वोट बैंक, ये जो क्या कहते हैं, जो इनकी जो वोट बैंक है, ये मोहम्मद क्या वोट बैंक है, इनके बारे में, इनके धर्मगुरुओं के बारे में क्यों नहीं बोलते? जो आतंकवाद है, आतंकवाद तो क्या कहते हैं, इन्हीं से संरक्षण दे रहे हैं। आतंकवादियों को संरक्षण अखिलेश यादव जी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई? ये कह रहे हैं दादा कि आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, इसीलिए उनके पिताजी ने किया है। उनकी पार्टी आतंकवादियों की सरगना है। अखिलेश यादव समाजवादी की विचारधारा आतंकवादियों के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। यादव जी, उनके पिताजी ने, मुलायम सिंह ने आतंक गोली चलाई राम भक्त पर। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, सबसे हमने बात की, सबका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है वो केवल एक धर्म विशेष का वोट पाने के लिए इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। उनका जो पूरा समर्थन है वो केवल एक धर्म विशेष के लिए, और इस तरह की टिप्पणी उन्होंने संतों को मठों को लेकर की है वो बिल्कुल भी उचित नहीं, और इसका खामियाजा उन्हें 2027 में देखने को मिला। देखिए, जहाँ तक कंगना जी का सवाल है, देर आए दुरुस्त आए, उन्हें अपनी गलती का एहसास है। वो भी एक किसान परिवार से आती हैं, किसान परिवार से ना भी आए तो भी किसान का तो अपमान या जवान का अपमान तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा कभी भी। और उन्होंने तो कुछ इस तरीके से कह दिया कि 100 रुपए पे चले आते हैं। तो एयरपोर्ट पे एक ऑफिसर ने, पुलिस ऑफिसर ने उनके मुंह पे तमाचा मार दिया था, वो महिला पुलिस ऑफिसर थी। तो कहीं ना कहीं जो वो अपमान वो झेल रही हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें फिल्म का जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो उन्हें लगता है कि भाजपा के साथ रह के हमको कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही हो रहा है। हमें भुनाने की जरूरत ही नहीं, हमें तो पता है ना भाजपा का चरित्र ऐसा ही है। भाजपा में किसी को भी फायदा नहीं हो रहा। कुछ भाजपा की सरकार नहीं बनेगी और भाजपा का ये अंत हो चुका है। अब इतना झूठ बोल बोल के, मशीनों का प्रयोग कर करके लोकसभा का इलेक्शन देख चुके हैं ये, और चेहरे अभी इनके उतरे में है, कोई खिले हुए नहीं है।
अभी कुछ ही समय में यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और हरियाणा का जो है वो विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले एक मामला जो है वो काफी तूल पकड़े हुए, कंगना रनौत का एक बयान जो है वो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है और कहीं ना कहीं इसने राजनीतिक हलचल भी काफी तेज कर दी है। वहीं अब जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके बयान को लेकर के लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और इस जो बयान उन्होंने दिया है कि सरकार को वापस से 3 कानून जो सरकार ने हटाए हैं किसानों के वो वापस ला देने चाहिए, इसको लेकर के विपक्ष लगातार उन पे निशाना साध रहा है और कोशिश कर रहा है इस मुद्दे को, इस बयान को हरियाणा चुनाव में बुलाने की। सर देखिए, जहाँ तक कंगना जी का सवाल है, देर आए दुरुस्त आए, उन्हें अपनी गलती का एहसास है। वो भी एक किसान परिवार से आती हैं, किसान परिवार से ना भी आए तो भी किसान का तो अपमान या जवान का अपमान तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा कभी भी। और उन्होंने तो कुछ इस तरीके से कह दिया कि 100-100 रुपए पे चले आते हैं। तो एयरपोर्ट पे एक ऑफिसर्स ने, पुलिस ऑफिसर्स ने उनके मुंह पे तमाचा मार दिया था। वो महिला पुलिस ऑफिसर थी। तो कहीं ना कहीं जो वो अपमान वो झेल रही हैं और कहीं ना कहीं उन्हें फिल्म का जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो उन्हें लगता है कि भाजपा के साथ रह के हमको कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही हो रहा है और हमारी इमेज को भी फर्क पड़ रहा है। और हम किसानों के विरोधी क्यों बन रहे हैं, क्यों मोदी की दलाली में पड़े हुए थे। उनको कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ गया। और उन्होंने अपनी गलती को रियलाइज किया और किसानों के लिए तो उनके अल्फाज जो थे पहले अब होने भी नहीं चाहिए थे। और उन्होंने कहा है किसानों को, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इनकी एमएसपी पे देखें, जल्दी करें कार्रवाई, जो इनकी मांगे हैं उनको देखा जाए। तो अब कहते हैं कि जब इंसान ठोकर ठोकर खा के ही संभलता है। और मैं आपको छोटा सा उदाहरण एक और देना चाह रहा हूँ। स्मृति ईरानी हो गई जो हारने के बाद दूध में मक्खी की तरीके से निकाल दी गई। हेमा मालिनी ने जब से भाजपा ज्वाइन की है, एक्सीडेंट में अपना नाक, अपनी त्वचा खो चुकी हैं, अपनी खूबसूरती खो चुकी। भाजपा में आने के बाद से उनको क्या मिला है, अंतरात्मा में झांके हेमा जी तो उन्हें पता चलेगा। स्मृति ईरानी जो जीत के चुनाव आती हैं, इस बार वो हारी तो उन्हें दूध में मक्खी की तरीके से निकाल दिया। और रणवीर सिंह बिट्टू जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आया था और इस बार चुनाव हार गया, तब भी उसको आप पद पे पद दिए जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका सत्ता स्वार्थ है नरेंद्र मोदी का। भाड़ में जाए, आप भाजपा में हैं या नहीं है, अगर हम आपको पसंद नहीं करेंगे तो हम आपको दरकिनार कर देंगे। हुआ वही कंगना जी के साथ। तो कंगना जी ने माफी मांग ली और आप लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी में आने के बाद किसी का भला नहीं हुआ, जितने भी आए सबका नुकसान ही नुकसान है। लेकिन कंगना के इस बयान का भला सीधा तौर पर अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों को हो रहा है, वो लगातार इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, ताकि जो चुनाव का रुख है उसे अपनी तरफ मोड़ा जा सके। हमें भुनाने की जरूरत ही नहीं, हमें तो पता है ना भाजपा का चरित्र ऐसा ही है। भाजपा में किसी को भी फायदा नहीं हो रहा। कुछ चंद लोग हैं, रंगा बिल्ला, मोदी, अमित शाह और बाकी के 2-4 और इनके चेले चपाटे हैं जिन्हें इन्हें गोद लिया और अडानी अंबानी को, जिनके लिए जीते हैं, जिनके लिए मरते हैं मोदी। अब बीजेपी के एजेंडे को लेके चल रही थी, अब आप बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ है। और खिलाफ तो पूरा देश है। किसानों पे अगर आप अत्याचार करोगे, जवानों पे अत्याचार करोगे, रक्षक पे अत्याचार करोगे, युवाओं पे अत्याचार करोगे, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा है कहाँ? तो उससे जो त्रस्त है जनता, वो तो आपको जवाब दे ही रही है। लोकसभा में आपने देख लिया 240 के आंकड़े पे लाके नरेंद्र मोदी को पटकने का काम की। को मैं आगाह करता हूं नरेंद्र मोदी को, अगर जरा सी भी शर्म और लज्जा है उनको तो अपने पद को त्याग देना चाहिए। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसी ही जलालत वो जब तक सत्ता की गद्दी में लालच से बैठे रहेंगे। क्या हरियाणा का चुनाव जा रहा है इंडिया अलायंस की तरफ? आपको बताएं, आप जितने भी सर्वे उठा लीजिए, छोटे बड़े जितने भी ये बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, जो लिखना जानते हैं, पढ़े हुए, समाज से जुड़े हुए, जो बड़े बड़े लेखककार हैं, उनसे आप पूछिए, जाके उनके वीडियो देखिए। वो तो ये कह रहे हैं कि 20 सीट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो। हरियाणा में आप जाते हो तो 5000 आदमी, 4000 आदमी, 3000 आदमी आपकी पार्टी में। तो देश का प्रधानमंत्री जो एक आह्वान करता था 50,000 लाख आदमी तो मिनटों में आ जाता था, आज उसकी रैलियों में 5000 से भी कम आदमी आ रहा है। इससे भी उनको एहसास नहीं हो रहा कि कितना अपमान कर रही है देश की जनता। वो आपका पसंद नहीं करती है, खासकर हरियाणा की जनता। कह रहे हैं कि 5000 लोग भी नहीं आ पा रहे और जो बीजेपी सरकार 270-74 की स्पीड से चल रही है 240 पर आ गई क्योंकि रंगा बिरला ने उनको गिरा दिया है। तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा चुनाव बीजेपी हारेगी और ये विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें क्या एक जनता का क्या मूड आपको लग रहा है? हाँ, यहाँ उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें 8 सीट बीजेपी ले जा रही है, 2 सीट जो है सपा ले जा रही है, बकिया किसी खाता नहीं खुल रहा। और जिस पार्टी से आप हैं
इनका तो खाता कभी खुलने ही वाला नहीं है, कांग्रेसी है। क्यों? हरियाणा में तो पूरी तरीके से बता रहे कि जीतने वाले हैं। अरे हरियाणा का ये दशा है कि जिस 10 सीटों में लोकसभा की हम 5 पे जीते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये झगड़ा करने को तैयार है। हम ये कह रहे हैं हरियाणा में इनकी स्थिति ये है कि इनको 10 से 15 सीट के अंदर में घिसट के रहना है, उस तरीके से जैसे जो है अपंग लोग रहते हैं। अपंगों की स्थिति इस समय हरियाणा में कांग्रेसियों की है। कांग्रेस की जो स्थिति है हरियाणा में वो अपंगों की तरह हो रही है, ऐसा कहना है इनका। भैया इन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है और बीजेपी जीतेगी चुनाव। और जो एक तरह से कंगना के बयान को लेकर के जिस तरह से राजनीति गर्म करने का माहौल बनाया जा रहा है, वो होने वाला नहीं है। जनता जानती है कि मोदी किसान के साथ है। देखिए, इन सब चीजों में अगर हम सबसे बड़ी बात देखें तो हरियाणा और पंजाब जो है वो एग्रीकल्चर माइनॉरिटी स्टेट्स है, और इसमें सबसे बड़ा डिफेंड ये है कि फार्मर्स जो है अगेंस्ट द बीजेपी है। और जो रूलिंग ऑफ द जर्नल स्टेट है हरियाणा के अंदर, इससे पहले बीजेपी की सरकार रही, बहुत ज्यादा इनकम्पिटेंसी, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए, क्योंकि उसी बॉर्डर पे क्या कहते हैं वो भी होता था, प्रोटेस्ट भी। तो कहने का मतलब ये चीजें वर्ल्ड वाइड लेवल पे जुड़ी, लोगों को पता चला, बड़े बड़े स्टार्स, रैप स्टार ने इसका मोदी मैजिक नहीं चलेगा इस बार। वहाँ नहीं चल पाएगा, मैं सीधा बताऊं, क्योंकि वहाँ बेशक कांग्रेस अपना डिफेंड या फिर अपना स्थापित कर पाए या ना कर पाए, लेकिन इस तरह की कटसी जो है आम आदमी पार्टी वहाँ कुछ न कुछ गेन कर सकती है। और रही ये बात कि देखिए, देश के अंदर 2-4 चीजें हैं वो पॉलिटिक्स में हमेशा उजागर रहती है। एक कि नेता जनता के लिए कर क्या रहा है, उसके बेस पे जनता होती है। दूसरा, विपक्ष कितना अच्छा है, कितने अच्छे अपनी बातों को कंडम करना चाहता है, इस पे उसको टेक ओवर देना पड़ेगा, तभी पक्ष के लोग गिव अप करते हैं। अच्छा, विपक्ष तो ज्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन कंगना के बयान ने कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मामला बिगाड़ दिया है हरियाणा का। आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के बयान से नहीं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनेगी, आप देख लीजिएगा। इस तरह से भी आपने देखा कि यहाँ पर कई लोग मौजूद थे, सबका ये कहना है कि हरियाणा का चुनाव बीजेपी के पक्ष में नहीं है। नहीं, ऐसा है, हमारा मानना है कि जहां भी सरकार बीजेपी की पूर्व में रही है और आज भी है, उन क्षेत्रों में कई चीजों पर हमने महिलाओं के प्रति बहुत काम किया है। महिलाओं की बात की, लेकिन यहाँ बात किसानों की हो रही है। किसान जिस तरह से, हाँ, और जितना हमारी ये पार्टी भाजपा पार्टी जितना किसानों के लिए काम किया है, सारे किसानों का गन्ना का मूल्यांकन जो है लगभग 0.5% केवल शेष है, बकिया सबको उसका पेमेंट मिल चुका है, किसी को बकाया नहीं है। आज हमारा किसान बहुत प्रफुल्लित है, और जो लोग इसके विपक्ष में खड़े हो रहे हैं, सही अगर देखा जाए तो ये किसान है ही नहीं। आपको भी लगता है कि जो खड़े अब धरना दे रहे हैं वो किसान नहीं है? किसान नहीं है, एकदम नहीं किसान है। कौन है फिर वो? वे लोग सौदे से खरीदे हुए लोग हैं, और खरीद करके लाए हुए लोगों का अगर उनका आधार जोड़ा जाए और उनका नाम पूछा जाए तो उसमें डिफरेंट अवश्य होगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये लोग देश के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं, और इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और फिर से भाजपा सरकार वहाँ बन रहा है, इसमें जरा सा संदेह नहीं है। जो किसान धरना दे रहा है या सरकार के खिलाफ है, वो किसान नहीं। मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में किसी को कोई गलत बात बोलने का हक नहीं है। उनको गलत बात नहीं बोलना चाहिए, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर उनके बारे में कोई गलत बोला तो नहीं बोलना चाहिए। हरियाणा में बीजेपी हारेगी पक्का। कैसे? ऐसा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ये बहुत अच्छे, और जनता को जो है माननीय नरेंद्र मोदी के अब अनुभव का फायदा लेना चाहिए, और इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, इनके पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। जहां तक हरियाणा की बात है, मेरा अपना अनुमान है कि बीजेपी हारेगी। क्या कारण लग रहा है आपको? किसान आंदोलन और पहलवानों का मुद्दा, ये 2 मुद्दों के कारण बीजेपी वहां हारेगी। पक्का है। कौन बनाएगा सरकार, कौन बनाएगा? अब हम गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अनुमान 80-90%। जो ये सब कर रहे हैं, जैसे ये सब इकोसिस्टम है इंडी गठबंधन का, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी, फुल बहुमत से बनाएगी। क्योंकि जब वहां पर कांग्रेस की सरकार थी तो उस कालखंड में वाड्रा फैमिली
वहाँ की जमीन को कौड़ी की दाम में लेके पूरे हरियाणा में उस जमीन को करोड़ों में रुपया में बेचा गया। और जो वहाँ सरकारी नौकरियां निकलती थी, पर्ची चलती थी, ये नौकरी मेरे लोगों के लिए, आज जो हरियाणा में नौकरी निकलती है, एक पैसा भी किसी को देना नहीं पड़ता है और निष्पक्ष इम्तिहान द्वारा नौकरी मिलती है युवाओं को। कह रहे कंगना रनौत ने जिस तरह से बयान दिया उसका असर होगा और किसान जो है वो बीजेपी के खिलाफ। किसान बीजेपी के खिलाफ है, जनता वहाँ की बीजेपी के खिलाफ है। ऐसे किसी भी सूरत से वहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं बनेगी और भाजपा का ये अंत हो चुका है। अब इतना झूठ बोल बोल के मशीनों का प्रयोग कर करके लोकसभा का इलेक्शन देख चुके हैं ये, और चेहरे अभी इनके उतरे में है, कोई खिले हुए नहीं है। हार रही है बीजेपी, बिल्कुल बीजेपी हारी हुई है वहाँ से। और अभी ये जो 10 सीटें हैं इसको भी आप अंजाम देख लीजिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमने तमाम लोगों से बात की और ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से बीजेपी ने वहाँ पर कोई भी काम नहीं किया, ऊपर से किसानों के साथ अन्याय हुआ है, पहलवानों के साथ अन्याय हुआ है, तो इन सभी चीजों का जो एक खामियाजा है वो बीजेपी को इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। हाँ, कंगना रनौत ने जरूर अपने बयान के लिए माफी मांग ली है, लेकिन उसका कोई खास असर जनता पर होने वाला नहीं है और इस बार का चुनाव बीजेपी के हाथ से चले जाएगा। राहुल गांधी सांसद तो रहेंगे, ये कंफर्म है। पार्लियामेंट में दहाड़ेंगे, ये भी कंफर्म है। जब वो पार्लियामेंट के बाहर एक परमात्मा जो अपने आप को कहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहां से कहां पहुंचा दिया, इकलौता बंदा। सत्ता है, नरेंद्र मोदी जी पूरी सत्ता को अपने पास रखना चाहते हैं और जो छुटपुट झरन होती है, जो सरसों खराब होती है, झाड़ने पे निकल जाती है, वो अपने सहयोगी दलों को दे दिए, जिनके बल पर नरेंद्र मोदी जी चौथी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली सीट ही रखेंगी। ये मुगालमत में सब लोग हैं कि वो तो वायनाड चले जाएंगे, वायनाड चले जाएंगी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ 80 लोकसभा सीट है और दूसरी बात उनकी माँ की सीट रही है, तो रायबरेली से ही रहेंगे। तानाशाही चल पाएगी या आपकी हुकूमत चल पाएगी अकेले की? तो कहीं ना कहीं आप दबाव में रह के काम करोगे, तो ये एक अच्छी शुरुआत भी होगी कि लोगों को न्याय मिलेगा। जो 10 साल से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कोई बात नहीं की इस प्रधानमंत्री ने, वो अब दबा कुचला रहेगा गठबंधन के साथ, कहीं ना कहीं अब वो काम करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका जीके न्यूज में। मैं आपके साथ हिमांशी। एक तरफ तो राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात कही जा रही है और उनसे यह उम्मीद जताई जा रही है कि वह सदन में पूरी मजबूती के साथ जनता की आवाज उठाएंगे। इस बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब राहुल गांधी खुद से जुड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें रायबरेली सीट से सांसद रहना है या वायनाड से, तो वह जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर विचार करने में कितना समय लगाएंगे। इस सवाल को लेकर हमारी संवाददाता ने कुछ लोगों से बात की, उनका इस पर क्या कुछ कहना है, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। ये राहुल गांधी सांसद तो रहेंगे, ये कंफर्म है। पार्लियामेंट में दहाड़ेंगे, ये भी कंफर्म है। जब वो पार्लियामेंट के बाहर एक परमात्मा जो अपने आप को कहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहां से कहां पहुंचा दिया, इकलौता बंदा। लेकिन सवाल ये है ना कि जब वो अपनी सीट एक डिसाइड नहीं कर पा रहे, 2 चॉइस है यहाँ पर, तो 2 चॉइसेस है, या तो वायनाड या तो रायबरेली। आपको क्या लगता है ये रायबरेली छोड़ के वापस वायनाड भाग जाएंगे? जनता ने इतना भरोसा दिखाया है रायबरेली की। रायबरेली में रहेंगे, मुझे ये विश्वास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह इंडिया गठबंधन को अर्श से अर्श पर पहुंचाया है, जहां 2, 4, 5 सीटें थी वहां 40-42 सीट पहुंचा दिया, तो मुझे लगता है कि वो उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता देंगे। वायनाड तो बाद में गए। सवाल ये बनता है स्मृति ईरानी अब सिलेंडर कैसे ढोएंगी? क्या उनका साइज जो एक्सेल था पहले, उस साइज पे फिर पहुंच जाएंगी, फिर सिलेंडर उठाएंगी? क्योंकि सरकार का भविष्य तो 6 महीने से ऊपर का तो है नहीं। 6 महीने बाद आपको ऐसा क्यों लगता है 6 महीने? आज तो चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने सीएम पद की शपथ ले ली, उसके बाद सरकार तो बनी गई। आप लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि 6 महीने बाद सरकार गिर जाएगी, क्यों? क्योंकि जो सत्ता है, नरेंद्र मोदी जी पूरी सत्ता को अपने पास रखना चाहते हैं और जो छुटपुट झरन होती है, जो सरसों खराब होती है, झाड़ने पे निकल जाती है, वो अपने सहयोगी दलों को दे दिए, जिनके बल पर नरेंद्र मोदी जी चौथी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जिनके बल पे बन रहे हैं उनको कुछ मिला ही नहीं। तो आपको लगता है यही वजह बनेगी सरकार गिरने की? केंद्र सरकार के साथ साथ 3 स्टेट की सरकार भी गिरने वाली है 6 महीने के अंदर। जब केंद्र सरकार जाएगी तो बिहार की सरकार भी जाएगी, महाराष्ट्र की जा ही रही है, उत्तर प्रदेश का नंबर लग चुका है,
पूरे देश की जनता जानती है 3-4 लाख की सरकार जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, और 6 महीने के अंदर केंद्र सरकार जा रही है। सर जैसे मेरा पहला सवाल था कि राहुल गांधी आपको क्या लगता है कौन सी सीट अपने पास रखेंगे, रायबरेली या वायनाड? क्योंकि यूपी की जनता ने भरोसा तो जताया है कांग्रेस पे, तो क्या ये राहुल गांधी पे खड़े उतरेंगे? देखिए, यूपी की जनता ने उनको प्यार और मोहब्बत दिया है। यूपी की जनता ने उनके लिए उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का भारत सरकार में मौका दिया है। लेकिन सवाल राहुल जी के सामने आसान नहीं है। वायनाड और यूपी में आपको कंपैरिजन करना होगा। यूपी इनका घर है, विशेषकर रायबरेली। साउथ में आप अपने जो तप तपस्या और जो आपने सेवा का मिसाल का दीप जलाया है उसको जिंदा रखने के लिए, इसलिए कि साउथ और नॉर्थ का एक अजीबोगरीब संबंध है। ये एक दूसरे को पूरा करने का काम करते हैं। अगर साउथ को मैं नॉर्थ से ऐड करता हूं तो नॉर्थ पूरा हो जाता है, नॉर्थ से अगर साउथ को जोड़ता हूं तो साउथ भी पूरा हो जाता है। तो मेरा कहना ये है कि ये राहुल जी का मामला है। राहुल जी चूंकि बड़े नेता है, आप देखिए राहुल जी पढ़े लिखे हैं, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति को कोई फैसला लेने में समय लगता है। लेकिन आपको नहीं तो समय कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अगर इसी तरह समय वो हर चीज में लेते रहेंगे तो संसद में लोगों के मुद्दे कैसे उठेंगे? देखिए, संसद में मुद्दा उठाना और अपने 3 काल पर फैसला करना, 3 काल, वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीनों काल पर फैसला होना है। और मैं समझता हूं कि ये मंथन का विषय है, ये थिंकिंग का विषय है, ये रिसर्च शोध का विषय है। तो हम समझते हैं कि राहुल गांधी अगर विलंब कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। समय राहुल जी को लेना चाहिए और राहुल जी को दोनों सीट के कंपैरिजन में नॉर्थ में और साउथ के मापदंड पर आपको फैसला लेना है। और राहुल जी से मैं यही उम्मीद करता हूं कि दोनों पार्ट, नॉर्थ और साउथ, दोनों जोड़ करके आप फैसला लीजिए, ताकि कहीं से आपका शतरंज का गोटी आपके जंग के रेंज से कहीं बाहर न हो जाए। आपको क्या लगता है राहुल गांधी को किस सीट को अपने पास रखना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए? देखिए, अब सरकार बन गई है, अब राहुल जी कहाँ से सीट लेंगे कहाँ से छोड़ेंगे विषय नहीं है। नहीं, बिल्कुल विषय है कि यूपी की जनता ने भरोसा जताया है, इंडिया गठबंधन को जिताया है, इतनी सीटें दी हैं यहाँ पर, तो एक विश्वास तो है ना कि वो हमारे लिए अब खड़े होंगे। और फिर अगर वो रायबरेली छोड़ के वायनाड भाग गए तो विपक्ष मजबूत होगा तो जनता की बात होगी, इसलिए विपक्ष पर सवाल उठता है जरूर। 2 में से तो उनको छोड़ना है, वो तय कर लें कहाँ छोड़ेंगे। हमारे तो छोड़ेंगे नहीं ना, हमारे कहने छोड़ेंगे। आप जनता होकर आप क्या चाहते हैं? हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि जो वर्तमान में सरकार बनी है वो जनता के हितों को तत्काल शुरू करे। बताइए, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी बहुत विश्वास जताया है इंडिया गठबंधन पर जनता ने, और उसको 43 सीटें दी है यूपी से, ताकि यूपी की जनता के भले की बात हो, जनता की बात हो, उनके मुद्दे की बात हो। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी को रायबरेली में रहना चाहिए, यहाँ की जनता के लिए काम करना चाहिए? आदरणीय राहुल गांधी रायबरेली सीट ही रखेंगी। ये मुगालमत में सब लोग हैं कि वो तो वायनाड चले जाएंगे, वायनाड चले जाएंगी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ 80 लोकसभा सीट है, और दूसरी बात उनकी माँ की सीट रही है, तो रायबरेली से ही रहेंगे सांसद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वायनाड से जाए कोई हटे या रायबरेली से, हालांकि उनका खुलासा है हो चुका है कि वो वायनाड से हट रहे हैं। बाकी रही बात, अब नई सरकार आई है और अपने बलबूते पे नहीं आई है, अब आपको काम करना पड़ेगा। अब आप कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि जिसपे आपको ये रहे कि आपकी तानाशाही चल पाएगी या आपकी हुकूमत चल पाएगी अकेले की। तो कहीं ना कहीं आप दबाव में रह के काम करोगे, तो ये एक अच्छी शुरुआत भी होगी कि लोगों को न्याय मिलेगा। जो 10 साल से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कोई बात नहीं की इस प्रधानमंत्री ने, वो अब दबा कुचला रहेगा गठबंधन के साथ, कहीं ना कहीं अब वो काम करेगा। मुझे अब मैं दूसरी कुछ बात करने जा रहा हूँ।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। आप कहोगे ये हम राजनीतिक बात कर रहे हैं, आप ये गीत क्यों गा रहे हैं, धार्मिक वो भजन क्यों गा रहे हैं? तो इसको भजन को मैं बदल देता हूँ, कोई बात नहीं ना, राजनीतिक कर देता। मेरे तो दूरो प्राइवेट मेरे अंबानी दूसरो। अब मैं इसके पीछे आपको इसके पीछे की बात बताता हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि मुझे कोई भी ने लिखा है कि मेरा परवाना या मोदी का परवाना उसे दिया जाए, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, ना 4 दिन ना 40 ना 400 दिन। मैं तो कहता हूँ इसके के आधार पर सरकार रोकेगी, अगर काम नहीं करेगा तो इसका कोई जुमला, कोई तुमला, कोई खुमला कुछ नहीं चलेगा। लाइन पड़ रही काफी 6-7 महीने हो गए, अभी कंप्लीट कहाँ हुई? 6-7 महीने सीवर लाइन डाली जा रही है, अभी तक डाली ही जा रही है। हाँ, अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई। वो इतना धीमा विकास कार्य चल रहा है। मोदी सरकार है, क्या किया जाए। संकल्प कब तक पूरा होता दिख रहा है? भैया हमें तो लगता पूरा ही नहीं होगा। जैसे प्रधान जी सुनते नहीं ना हम लोग। क्यों नहीं सुनते? नहीं सुन रहे, वो कह रहे हैं हमें ये सब हमसे नहीं, मतलब अपने अपने हाथ करो। क्या कर रहा हूँ? नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं जीके न्यूज लाइव। लोकसभा चुनाव के चलते हम गांव-गांव, शहर-शहर जा रहे हैं और आज तक जनता का सटीक रुझान लेकर आ रहे हैं कि जनता इस बार किसको चुनने वाली है। क्या इस बार वापस से मोदी सरकार बनेगी या फिर बाजी पलटने वाली है। और इसी के तहत आज हम मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोसाईगंज के ये कबीरपुर हम जो गाँव में आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे कि इस बार क्या रुझान है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम उस्मान अली है। भैया सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि यहाँ कबीरपुर में क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या हो रहे हैं? विकास कार्य तो कुछ नहीं हुआ है, वैसे देखा जाए तो कोई काम वाम नहीं चल रहा है यहाँ। क्या काम नहीं हुआ भाई साहब? कोई काम नहीं हो रहा, आप खुद देख लो। यहाँ हम देखें अभी क्या कहते हैं, रोड से आ रहे थे, देखा रोड खुदी हुई थी। क्या सीवर लाइन डाली जा रही? सीवर लाइन पड़ रही काफी 6-7 महीने हो गए, अभी कंप्लीट कहाँ हुई? 6-7 महीने सीवर लाइन डाली जा रही है, अभी तक डाली ही जा रही है। हाँ, अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई। वो धीमा विकास कार्य चल रहा है। मोदी सरकार है, क्या किया जाए। मोदी सरकार में क्या? प्रधान कौन है यहाँ पे? यहाँ के प्रधान श्री मुनीश वर्मा है। मुनीश वर्मा? मुनीश कहते हैं, नाम है उनका उमेश वर्मा। अच्छा, उमेश वर्मा। तो ये ग्राम पंचायत कौन सी लगती है आपकी? ये ग्राम पंचायत है कबीरपुर। कबीरपुर। एक कितने गाँव आते हैं इसमें? इसमें 2 गाँव आते हैं, एक अपना कबीरपुर, एक मुज्जम नगर आता है। 2 गाँव आते हैं। तो ये कब से प्रधान है? अब जबकि पंचवर्षीय में हुए थे, अभी जो कितना 2-2.5 साल हुआ। हाँ, 2-2.5 साल हुआ है। तो 2-2.5 साल में क्या विकास कार्य हुआ है? अरे आप खुद देख लो ना, कुछ नहीं हो रहा है विकास कार्य। हम क्या बता, सरकार से उनको निधि नहीं मिल रही है, सरकार से सपोर्ट नहीं मिल रहा। वो तो कूड़ा फेंका जा रहा था गढ़ई में, गढ़ई तक पाट ली गई। अब रास्ता उधर से रास्ता निकला, हमारे लोग का पानी भी। आइए थोड़ा सा उधर चलते हैं। ये साफ सफाई कराने के लिए कोई नहीं आता है भैया? यहाँ कोई देखने तक नहीं आता है। साफ सफाई की तो बात छोड़ो। मैम आप उधर देख लीजिए, थोड़ा उधर भी। इधर देखिए, प्लॉट को कूड़ा घर बनाया हुआ है। मोदी जी विकसित भारत संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो संकल्प कब तक पूरा होता दिख रहा है? भैया हमें तो लगता पूरा ही नहीं होगा। जैसे दिख रहा है ये सब माहौल, सब बच्चे खेलने वेलने का, गंदगी हो रही, मच्छर इतना, डेंगू चल रहा है। ये सरकारी शौचालय है? ये सरकारी शौचालय। इसमें आखिरी बार कब कोई गया था? हमें लगता है इसमें कोई जाता ही नहीं। क्यों नहीं आता है भाई? यहाँ लैट्रिन का जो पानी था वो बंद कर दिया गया, इसी में जाता था पहले। ये तालाब था पूरा, इसको पाट लिया गया, इसमें कहाँ जा पा रहा पानी? तालाब को पाट लिया गया है, पूरा पाट के रास्ता बना लिया गया। ये बेच दिया गया आधा तालाब, इसका भी अवैध रूप से बिक गया है। अब ये भाई हमें जानकारी नहीं, बिका। क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। यहीं रहते हो? क्षेत्र में क्या समस्या देख रहे हो, क्या समस्या चल रही है? समस्याएं तो बहुत है, समस्या का निवारण नहीं हो रहा है। ये गली जो देख रहे हो, पानी सब भरता है यहाँ पर पूरा। ये सब पानी भैया हम लोग का डायरेक्ट इधर से कूदता था,
ये पूरा नाले में कूदा था, ये पाट लिया गया, ये पीक गया। नाली देख लो, ये जो नाली जाया करती थी ये आगे जाकर के तालाब में जाकर मिलती थी, लेकिन जब तालाब पाट लिया गया है देखिए यहाँ पर जो पन्नियां डाल दी गई हैं, कूड़ा डाला जा रहा है, तो यहाँ सब चौक हो गया है, यहाँ से पानी पास ही नहीं हो पा रहा है। तो आगे यहाँ पे जाम लगी रहेगी नाली, कभी वो साफ नहीं हो पाएगी। तो इसकी साफ, और ये झाड़ियां भी यहाँ पर बड़ी हो गई हैं, ये भी नहीं कराई जा रही हैं। प्रधान जी इतना तो काम करा ही सकते हैं। भाई प्रधान जी सुनते नहीं ना, हम लोग क्यों नहीं सुनते? नहीं सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें ये सब हमसे नहीं, मतलब अपने अपने हाथ करो। क्या कारण, वोट नहीं दिए थे क्या? वोट तो दिए थे भाई, उनके गांव में उनको वोट तो देना पड़ेगा। बातचीत अच्छी है ना उनसे? बातचीत भी अच्छी है, लेकिन वो सुनते नहीं किसी की, करते अपने मन की है। तो अगली बार बदल दोगे फिर? नहीं, बदला जाएगा या ना बदला जाए वो तो हमारे अकेले के हाथ में थोड़ी है भैया। खेती है आप लोगों के पास? जी। किसान सम्मान निधि मिल रही है? जी वो तो नहीं मिल रही, वो दरअसल जमीन और पिताजी के नाम है ना, वो सरकारी नौकर है, उनको नहीं मिलती है। अच्छा, और ज्यादा जमीन है, 2 बिस्वा जमीन है टोल बस। ठीक है। आपने इतनी सारी चीजें बताई हमको। 2024 का चुनाव आ गया है और चुनाव विकास के मुद्दों पर ही लड़ा जाता है, जाति धर्म हटा करके। 2024 में किसको वोट करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं? यही योगी सरकार को। योगी सरकार को करने वाले हैं, क्या कारण है? नहीं, इनका कानून बहुत सख्त रहता है। सख्त रहता है, सुनवाई होती है बढ़िया, सुनवाई अच्छी होती है, सख्त कानून रहता है। पहले मतलब सख्त कानून का मतलब है कि पहले के राज में आप बता रहे हैं कि माफिया राज था, गुंडा राज था। गुंडा राज नहीं रह गया, गुंडा राज खत्म हो गया, उससे आप खुश हैं? जी बिल्कुल खुश है। एक आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पे कह रहे हैं या फिर मुसलमानों पे कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के नहीं है, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट ही नहीं करता है। तो क्या ये मिथ्या इस बार टूटने वाली है, जो मिथक है? ये तो टूट जाएगी। मतलब ज्यादातर आदमी योगी सरकार में खुश है। मतलब ये भ्रांतियां हैं केवल कि मुसलमान वोट नहीं देता, जबकि मुसलमान वोट देता है। देता है। क्या कहते हैं, मुसलमान वोट देता है भाजपा को? जी क्यों नहीं देते तो है बिल्कुल। जब अच्छा काम करेंगे तो वोट पाएंगे, अब नहीं काम करेंगे तो नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री इस बार फिर से मोदी को बनवा रहे हैं। अब हमारे हिसाब से तो अब की बात ना बने ज्यादा बैठे, क्योंकि काम जमीन पे काम नहीं करते, वो हवा में काम करते हैं। हवा में काम कर रहे हैं। इस बार आप किसको वोट कर रहे हैं? हम तो अखिलेश को देंगे। अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव हवा में काम नहीं करता है, अखिलेश यादव जमीन के नेता है। टाटा स्टेडियम बनवा दिए अपने लखनऊ में, ये SCL बनवा दिए। कितने बहुत प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो भाजपा सरकार, यहाँ भाजपा सरकार कोई काम ही नहीं हुआ है लखनऊ जिले में। जी, किसको चुनने वाले हो 2024 में, वोट करोगे? हम तो वही साइकिल वाले हैं। साइकिल वाले हैं? हाँ, क्यों साइकिल वाले हैं? हम साइकिलें पे देते हैं, शुरू से दिए चले आ रहे। शुरू से दे रहे हो इसलिए दोगे? अच्छा, अच्छे हो चाहे खराब हो? हाँ, चाहे वोट करती हो दीदी? हाँ, करे नहीं करो। किसको वोट करोगी 24 में? कहीं का करे, कहीं का ना करे, कोनो फायदा हो तो करे, नहीं तो ना करे। नहीं, करना तो है आपको, जिम्मेदार नागरिक हो देश को। करने जाओगे तो किसको चुनने वाली हो इस बार? जब डाला जाए तो पता चलेगा। प्रधानमंत्री का चुनाव है, क्या लगता है प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों में अच्छा काम किए हैं? अब जय क्या खाते भैया, करन है टूटी मड़ैया हमारी है, वह रहे तो वह मरे चाहे बरसे चाहे गरजे भीजे तो लड़का बच्चे। देश का जो आम नागरिक होता है उसको अपने विकास से मतलब होता है। जब वो वोट करने जाता है कि मेरे लिए क्या हुआ है, जैसा कि इन्होंने कहा कि मेरी टूटी मड़ैया है, मेरा रास्ता खराब है, यहाँ पे नालियां क्या कहते हैं भरी हुई हैं, तालाब पाट लिया गया है, तो यह क्षेत्रीय समस्या काफी देखने को मिलती है। जब एक नागरिक वोट करने जाता है तो वो अपनी समस्या को पहले देखता है, और यहाँ की क्षेत्र की समस्या समाधान नहीं हुआ है, एक समस्या बड़ी है उल्टा। शौचालय को आपको मैंने दिखाया कि वहां पर पानी नहीं है, वहां पे कोई गया नहीं, साफ सफाई नहीं है। तो तमाम ऐसी समस्या है जिसको मद्देनजर रखते हुए कबीरपुर की जनता यहाँ पर वोट करने वाली है, और यहाँ का अधिकतर वोट अखिलेश यादव के समर्थन में साइकिल के पक्ष में जा रहा है, समाजवादी के पक्ष में जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही सीएम पद से इस्तीफा देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। उनके इस ऐलान के बाद से दिल्ली का सियासी पारा काफी हाई हो गया है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को
निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी उन पर वार शुरू कर दिए हैं। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल केवल जनता को मूर्ख बना रहे हैं। उनका इस्तीफा एक चुनावी स्टंट है। बीजेपी का यहां तक कहना है कि केजरीवाल ने अपने इस्तीफा के लिए 2 दिन का समय इसलिए मांगा ताकि वह विधायकों को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम पद की कुर्सी देने के लिए मना सके। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के साथ ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वह भी जनता की अदालत में खुद को सही साबित करने के बाद ही अपनी कुर्सी पर बैठेंगे। तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते, अर्थात आपके आरोपों की स्वीकारोक्ति है जब आपने त्याग पत्र की बात कही। मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद आज आप एक अहम बैठक कर रही है, जिसमें अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए पार्टी ने आज 5 बजे आप पीएसी के सदस्यों की बैठक बुलाई है। अरविंद केजरीवाल की जेल से बाहर आने के बाद यह उनकी पहली बैठक होगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं, पहले आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, देश की सबसे बड़ी अदालत ने तो मुझे जमानत दे के राहत दी है, मगर जो जनता की अदालत है, मैं जनता की अदालत में जाके अग्नि परीक्षा दूंगा और अग्नि परीक्षा को जब पार करूंगा तो उस कुर्सी पे बैठूंगा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, वरना उस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि तमाम आरोपों के बावजूद, कीचड़ उछालने के बावजूद एक चीज भी अब तक अदालत के अंदर साबित नहीं हुई, एक आरोप भी। मैं बहुत गंभीरता से ऐतराज दर्ज करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सजा याफ्ता शब्द का इस्तेमाल उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल जी के लिए किया है उसका मैं घोर ऐतराज करता हूं। अरविंद केजरीवाल की ट्रायल भी अभी तक शुरू नहीं हुई, आपने सजा याफ्ता डिक्लेयर कर दिया। इलाज कराएं सुधांशु त्रिवेदी अपना, वरना इलाज हम करना जानते हैं। उनको मैं चेतावनी दे रहा हूँ, अपनी जुबान संभाल के बात करा करें। अरविंद केजरीवाल जी एक चीज है जो बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो है भ्रष्टाचार, वो है जनता के पैसे को अपनी जेब में डालना। जब ऐसे व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो सोचिए उस व्यक्ति पर क्या बीतती। और आज अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे का फैसला उस दर्द से आया कि कहीं कोई ऐसा दिल्ली वाला ना हो जो सोच रहा हो कि मैं भ्रष्टाचार नहीं। अरविंद केजरीवाल को पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार प्रताड़ित कर रही है। एक के बाद एक केस, एक के बाद एक झूठे आरोप, कभी एक नेता को गिरफ्तार करते हैं, कभी दूसरे नेता को गिरफ्तार करते हैं। लेकिन पिछले 2 साल में वो आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी बरामद नहीं कर पाए। ये है आम आदमी पार्टी की ईमानदारी, ये है अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी।
और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया है कि जब तक दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखा देती, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे। नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, उसी के साथ साथ दिल्ली में भी चुनाव करवाए जाएं और इस चुनाव में दिल्ली की जनता अपना जनादेश दे। देश के अंदर असुरक्षा का वातावरण है, आतंकवाद की जड़, कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई। कांग्रेस अभी फड़क रही है कि इसको फिर से लागू किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि कांग्रेस की 4 पुस्त भी कश्मीर में धारा 370 को फिर से लागू नहीं कर सकती। आज देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना जैसी योजनाएं भी लागू हो रही हैं। गरीबों के कल्याण के लिए भी अनेक कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए अदानी को धारावी में देने जा रहे हैं। ये सोचते हैं बड़ी आसानी से होगा, इतनी आसानी से नहीं होने वाला। राहुल गांधी खड़ा हुआ है, पूरा महाराष्ट्र जानता है वो सरकार क्यों चोरी की गई थी। वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई थी। बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धारावी की जमीन, महाराष्ट्र के गरीब लोगों की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अपने मित्र गौतम अदानी को देना चाहते थे। महाराष्ट्र की सरकार आपके हाथों से चोरी की गई है। अभी आपको दलित, आदिवासी और पिछड़े लोग मिलेंगे, वहां जमीन अक्वायर होगी। हम जमीन अधिग्रहण बिल इसलिए लाए आपको बचाने के लिए। जिस दिन मैं भट्टा परसोल पहुंचा, उस दिन से मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ गए। जिस दिन मैंने जमीन अधिग्रहण की बात की, उस दिन ये मेरे पीछे पड़ गए। कौन? अदानी के लोग। मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश की, हजारों मतलब करोड़ों रुपए लगा दिए कि राहुल गांधी को बदनाम करो। क्यों? क्योंकि मैं आपकी जमीन की रक्षा करता हूं। मंदिर का विरोध करती है, दीपोत्सव का विरोध करती है, देव दीपावली का विरोध करती है, परीक्षाओं की शुचिता का विरोध करती है, विकास के कार्यों का विरोध करती है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जो गरीबों को लाभ मिलता है उसका भी विरोध करती है। यहाँ तो केवल और केवल बांटने की राजनीति पे विश्वास करती है। और भाइयों, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा था? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। जब बटे थे तो कटे थे। झारखंड में हमारी स्ट्रेटेजी है, फाउंडेशन उसका, यहां भी हम जाति जनगणना करेंगे और यहां भी हम रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। एसटी के रिजर्वेशन को 26% से 28%, एससी रिजर्वेशन 10% से 12%, ओबीसी रिजर्वेशन 14% से 27%। हम ये कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लोग इसको रोकते हैं, इसको रोक रहे हैं, इसको आगे नहीं जा रहे। कांग्रेस का इतिहास तो बांटने का ही रहा है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन्होंने देश को बांटा, हिंदू समाज को बांटा, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। कांग्रेस के अंदर लगता है अंग्रेजों का डीएनए आ गया है। जो बांटो और फूट डालो, राज करो की नीति पर चल रही थी, वही कार्य आज कांग्रेस कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैंने कहा था, मैं इसीलिए कहता हूं, हम बटे थे। अयोध्या में राम मंदिर का अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे काशी में, काशी विश्वनाथ मंदिर में, काशी विश्वनाथ मंदिर का अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे मथुरा में, श्री कृष्ण जन्मभूमि का अपमान झेलना पड़ा था। महाराष्ट्र के विकास के लिए एक से बढ़कर एक शानदार संकल्प लिए गए
हमारे महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र भी वो भी नाराज है। लोग 800 करोड़ का बनाया और 8 महीने में गिर गए। महाराष्ट्र का किसान नाराज है, किसानों के फसलों को दाम नहीं है, रो के पूरा हो गया। फसल को 1 हेक्टेयर 2 पोते 4 पोते सोयाबीन हो रहा है और इधर भाव भी नहीं है। क्या करेंगे किसान? तरक्की नहीं किया साहब, पीछे आ गया महाराष्ट्र। मोदी सरकार आए तब से ये धड़पशाही है। श्री गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत ही भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। Everybody knows how Adani tendering process works. Everybody knows how CBI is used, how ED is used, how Income Tax Department is used, how people are pressured. An example is sitting in front of you in Mumbai airport. Now, it's one thing if the media doesn't want to report it, but the fact of the matter is the whole country knows that Mr. Adani is fully supported by the Prime Minister, and anything that Mr. Adani wants, he gets. अरविंद केजरीवाल की बेशर्मी को छुपाना चाहते सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल की शर्तें रखी है उसमें भी कहा है कि वो एज ए सीएम किसी भी सरकारी फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकते। एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार का मुखिया यदि अपनी जनता के हितार्थ किसी भी काम पर दस्तखत नहीं कर सकता, उसके काम के लिए कोई भी फाइल आगे नहीं बढ़ा सकता, उसे नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए। और आपके कार्यकर्ताओं में केवल एक ही खुशी है कि जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया, इसके अलावा और कोई अंतर नहीं। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई। आज 5 महीनों के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। अपने मुख्यमंत्री की रिहाई को लेकर आप नेता और कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा। हालांकि इस रिहाई के बाद एक बार फिर आप नेता आतिशी और मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। सुप्रिया सुले ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सत्यमेव जयते, हमें जमानत देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देते हैं। वहीं मनीष ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल की सीबीआई अरेस्ट के पीछे भाजपा की मंशा का पर्दाफाश ही कर दिया है। वहीं सपा प्रमुख ने अरविंद केजरीवाल जी की जमानत को संविधान की जीत करार दे दिया है। इस तमाम बयानों के सामने आने के बाद बीजेपी ने भी आप पर पलटवार करते हुए उन्हें जेल के बाद बेल वाला मुख्यमंत्री की उपाधि दे दी है। देखिए इस वीडियो में। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय पर और हमारे साथ मौजूद है हीरो वाजपेयी जी, जो कि बीजेपी की बड़े प्रवक्ता हैं। जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल जी को बेल दे दी गई है, उसके बाद से एक बार फिर आपके कार्यकर्ता और नेता जो है तमाम वो बीजेपी पर फायर हो गए हैं और उनका लगातार आरोप है बीजेपी पर कि जिस तरह से वो षड्यंत्र कर रही थी, उन्हें जेल में रखने की कोशिश थी, वो सारी आज नाकाम हो गई है। सर, एक बार फिर से आतिशी हो चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, सबकी तरफ से आरोप लगने लग गए हैं बीजेपी पे कि उनकी जो भी कोशिशें थी वो नाकाम हो गई और आज कोर्ट ने उन्हें बेल दी। देखिए, वो अरविंद केजरीवाल की बेशर्मी को छुपाना चाहते सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल की शर्तें रखी है उसमें भी कहा है कि वो एज ए सीएम किसी भी सरकारी फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकते। एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार का मुखिया यदि अपनी जनता के हितार्थ किसी भी काम पर दस्तखत नहीं कर सकता, उसके काम के लिए कोई भी फाइल आगे नहीं बढ़ा सकता, उसे नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए। और मुझे लगता है सारे मंत्री मिलकर उस बेशर्मी को छुपाने के लिए इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं।
सर, अरविंद केजरीवाल के बाहर आते ही कहीं न कहीं आपके जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी उत्साह है और ये कह रहे हैं कि जो उपचुनाव हैं अभी यूपी में हैं, उसके बाद विधानसभा जो चुनाव है इसमें काफ़ी बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भले ही किसी भी सरकारी फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकते हैं, अपने दफ्तर नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक रणनीति ज़रूर बनाएँगे और बीजेपी को हराने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रही थी वो इतनी अच्छी नहीं रही। देखिए, आपके कार्यकर्ताओं में केवल एक ही खुशी है कि जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया, इसके अलावा और कोई अंतर नहीं। इसके अलावा कोई अंतर नहीं। बीजेपी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस तरह के क्या आरोप लग रहे हैं। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगते रहते हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में आपका कोई जनाधार नहीं है और उत्तर प्रदेश के बारे में जब भी वो कोई टिप्पणी करते हैं तो ये हवा हवाई है। सर, गुजरात के जो चुनाव थे उस दौरान तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का एक दर्जा मिल गया था। भले ही उसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल जेल गए और वो पार्टी जो है वो डिरेल हुई, लेकिन अब वापस से पटरी पर आ रही है, तो कहीं कोई असर नहीं होगा चुनाव में, आपको ऐसा लगता है? देखिए, मुझे लगता है जिस पार्टी जिन बिंदुओं को लेकर आई थी, जिस आचरण व्यवहार को लेके आई थी, जिस स्वच्छता को लेके आई थी, वो लगभग आम आदमी पार्टी की मिट चुकी है। और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी उसमें इतना डेंट आ चुका है कि जो जनमानस मानता था एक अलग तरह की राजनीति करने के लिए एक अलग तरह का दल आया है और वो सारे भ्रम जनता से टूट चुके हैं। मुझे लगता है कोई भी स्वीकार्यता उनकी उत्तर प्रदेश में नहीं बची। उत्तर प्रदेश पॉलिटिकल रूप से बहुत अवेयर है और वो जानता है किस लीडर को सत्ता सौंपनी है और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। सर, उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। हम थोड़ा-सा दिल्ली की अगर एक बात करना चाहें कि भले ही वो सीएम है लेकिन दस्तखत नहीं कर सकते हैं, तो दिल्ली के लोगों को किस तरह से अब विकास होगा? क्या बीजेपी उसमें एक अहम भूमिका निभाने की कोशिश करेगी? देखिए, मुझे लगता है सरकार आपकी है और नगर निगम में भी सरकार आपकी है, तो दिल्ली के संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी पहले वो बचते रहते थे, लेकिन अब वो इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। दिल्ली के विकास की जिम्मेदारी उनकी है। भारतीय जनता पार्टी, चूंकि दिल्ली केंद्र शासित भी है, एक तरह से देखा जाए, आधी चीजें केंद्र के पास है। हम अपनी जो योजनाएं उनको पूरा करेंगे, जो विभाग हमारे पास है उस पर पूरा काम करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री जिस तरह जेल से आना जाना लगा है, मुझे लगता है दिल्ली के विकास में बाधक है। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ अभी मौजूद थे हीरो वाजपेयी जी, जिन्होंने कहा कि कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से जेल से आ जा रहे हैं, इससे दिल्ली के विकास पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा, लेकिन केंद्र शासित होने के नाते ये पूरी कोशिश करेंगे कि बीजेपी वहाँ पर रह रहे लोगों के लिए विकास कार्य कर सके। कैमरा पर्सन के साथ मैं कीर्ति, जी के।